सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस उम्मीदवार रामनारायण मीणा के समर्थन में सिमलिया में सभा को किया संबोधित। केंद्र सरकार पर बोले जमकर हमले। रामनारायण मीणा को जिताकर भेजने का कार्यकर्ताओं से किया आह्वान। मिशन 25 को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। हाड़ौती में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा बूंदी लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी रामनारायण मीणा के समर्थन में सिमलिया टोल प्लाजा के पास चुनावी आम सभा को संबोधित किया। सीएम ने इस मौके पर केंद्र सरकार पर प्रहार किए। साथ ही सीएम गहलोत ने राजस्थान सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया। सभा में उपस्थित लोगों से सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील की। सीएम के साथ सभा में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी मौजूद रहे। दोनों मंत्रियों ने भी सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमले बोले। सभा को कांग्रेस प्रत्याशी रामनारायण मीणा ने भी संबोधित किया। कांग्रेस ने राजधानी जयपुर में डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज बापू नगर में घर घर जाकर पार्टी के लिए वोट मांगे और जनता से समर्थन की अपील की। कांग्रेस ने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत भाजपा के गढ़ माने जाने वाले इलाके से की है। सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने घर घर जाकर पर्चे बांटे, लोगों से मुलाकात कर कांग्रेस उम्मीदवार ज्योति खंडेलवाल के लिए वोट मांगे। गहलोत ने भाजपा के पूर्व पार्षद जगदीश बालोदिया के घर जाकर भी उन्हें पर्चे बांटे और कांग्रेस के लिए वोट देने की अपील की। इस जनसंपर्क में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि जब मुख्यमंत्री खुद पर्चे बांटते हुए वोट मांगे और घर घर जाए, लेकिन सीएम अशोक गहलोत ने ये प्रयोग किया है। गहलोत ने गुजरात के प्रभारी महासचिव रहते हुए भी डोर टू डोर कैंपेन करते हुए कई जगह पर्चे बांटे थे। इसका वहां के कार्यकर्ताओं में अच्छा मैसेज गया था और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में भी मदद मिली थी। विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रदेश में ये प्रयोग दोहराया गया, जिसके नतीजे अच्छे रहे थे। अब लोकसभा चुनाव में भी फिर घर घर जाकर वोट मांगने पर जोर दिया जा रहा है। कांग्रेस अब आज की शुरुआत के बाद जयपुर के हर वार्ड में ये प्रयोग करने जा रही है। साथ ही दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में भी डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा। राज्य निर्वाचन विभाग को इस बार लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए 260 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जो कि गत लोकसभा चुनाव की तुलना में 85 करोड़ रुपए अधिक है। बजट राशि का बड़ा हिस्सा मतदान कर्मियों की ड्यूटी और मतदाता जागरूकता के लिए चलाए जा रहे स्वीप कार्यक्रम पर खर्च किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2014 में 175 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था, जो इस बार बढ़कर 260 करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने बताया कि इसमें से 100 करोड़ रुपए की राशि जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवंटित कर दी गई है। बजट राशि का बड़ा हिस्सा मतदान कर्मियों की ड्यूटी और मतदाता जागरूकता के लिए चलाए जा रहे स्वीप कार्यक्रम पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए गत विधानसभा चुनाव में कम वोटिंग वाले बूथों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इसके तहत मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए स्कूल और कॉलेजों में शिविर लगाकर युवकों को मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जब सरकार बदलती है तो सरकारी महकमों और कारिंदों की प्राथमिकताएं कैसे बदल जाती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जयपुर का द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट पिछली भाजपा सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था, लेकिन अब उसके काम की धीमी रफ्तार हो चुकी है। द्रव्यवती नदी के दोनों तरफ बनाए जा रहे वॉकवे का काम अधूरा पड़ा है, तो वहीं रेलिंग पर लोगों के कपड़े सूख रहे हैं। कई जगह पर तो रेलिंग टूट भी चुकी है और नाले जाम हो चुके हैं। दरअसल पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई तो जेडीयू की ओर से करवाए जा रहे काम की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। उधर काम की रफ्तार पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। भाजपा नाराज है। भाजपा का आरोप है कि ऐसे काम को रोकना जनहित पर कुठाराघात है, तो वहीं कांग्रेस पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की खामियाबी गिना रही है और प्रोजेक्ट का काम बदस्तूर जारी रखने का हवाला भी दे रही है। बहरहाल सियासत अपनी जगह और विकास अपनी जगह। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि सरकार बदलने का असर प्रोजेक्ट के काम की रफ्तार पर ना पड़े, क्योंकि प्रोजेक्ट अटकेंगे तो उसकी लागत भी बढ़ेगी और जनता परेशान होगी, वो अलग। नागौर में गौ चिकित्सालय संचालित करने वाले कुशालगिरी महाराज के खिलाफ रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। उनके ही गौ चिकित्सालय में काम करने वाली पीड़िता ने सदर थाने में पेश होकर मां मंडलेश्वर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। दुष्कर्म का मामला दर्ज होने के बाद आज पीड़िता का मेडिकल मुआयना कराया जा रहा था। इसी दौरान गौ चिकित्सालय में मां मंडलेश्वर कुशालगिरी महाराज भी बेहोशी की हालत में मिले, जिन्हें उन्हें भक्त नागौर के जेलन अस्पताल लेकर आए, जहां से उन्हें हायर सेंटर जोधपुर रेफर कर दिया गया है। जोधपुर में आईसीयू वार्ड में उनका इलाज जारी है। इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस अपनी नज़र बनाए हुए है। सदर थानाधिकारी ने बताया कि पीड़िता ने गुरुवार शाम को थाने में पेश होकर रिपोर्ट दी कि वह
गौ चिकित्सालय में काम करती है और मां मंडलेश्वर कुशालगिरी महाराज ने उसके कमरे में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इस मामले में पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आज पीड़िता का मेडिकल मुआयना कराया। इस मेडिकल मुआयना कराने के दौरान ही कुशालगिरी महाराज को बेहोशी की हालत में उनके भक्त जेलन अस्पताल लेकर आए, जिसे लेकर यह आशंका जताई जा रही है कि जब कुशालगिरी महाराज के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ तो बदनामी के डर से उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया। महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ ट्रेन के आगे आकर की आत्महत्या। सदर थाना इलाके के लालसोट बाईपास पुलिया के समीप हुआ हादसा। पुलिस ने तीनों शवों को रखवाया मुर्दाघर में। करौली जिले के दवान गांव की है महिला। दौसा जिले में आज लालसोट बाईपास पुलिया के समीप एक बेहद ही दर्दनाक घटना सामने आई है। एक महिला अपने 2 मासूम बच्चों के साथ ट्रेन के आगे कूद गई, जिससे दोनों बच्चों सहित महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर आरपीएफ और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लिया। मृतका के पास पुलिस को एक आधार कार्ड मिला, जिसमें सीमा पत्नी राजकुमार मीणा निवासी दवान जिला करौली लिखा हुआ था। पुलिस ने जब इस पते पर जानकारी की तो महिला की शिनाख्त हो गई। महिला सीमा गृह क्लेश के चलते घर से नाराज होकर आई थी और उसके साथ 2 बच्चे भी थे। दोनों बच्चों की उम्र 3 से 5 वर्ष के बीच की है। भूमि विवाद को लेकर गंगापुर मार्ग स्थित सलेमपुर गांव में एक ही समाज के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में 9 लोग घायल हो गए, एक की मौत हो गई। घायलों का करौली और गंगापुर के चिकित्सालय में उपचार जारी है। वहीं घटना के बाद गांव में तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। कोड़गांव थाने के एएसआई विजय सिंह ने बताया कि सलेमपुर में अता रहमान और इलियास के परिवारों में जमीनी विवाद को लेकर पिछले 2 माह से विवाद चल रहा है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया। इस दौरान दोनों ओर से करीब 9 लोग घायल हो गए। घायलों को करौली और गंगापुर चिकित्सालय में भर्ती कराया। इस दौरान घायल सिराजुद्दीन ने गंगापुर में दम तोड़ दिया। घटना के बाद गांव में तनाव व्याप्त है। शांति बहाली की दृष्टि से गांव में पुलिस बल तैनात किया है। वहीं हत्यारोपी घायलों का पुलिस निगरानी में करौली चिकित्सालय में उपचार जारी है। वहीं पीड़ित पक्ष के घायलों का गंगापुर में उपचार जारी है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। राजधानी जयपुर के चित्रकूट थाना इलाके में वैशाली नगर के एक अपार्टमेंट में हुई वारदात ने सनसनी फैला दी। बता दें कि एक वृद्ध महिला अपने घर पर नौकर के भरोसे रुकी हुई थी और परिजन नाथ द्वारा घूमने गए थे और उसी दौरान जानलेवा हमला कर नौकर ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की, हमला किया और लूट की वारदात को भी अंजाम दिया। मामला वैशाली नगर के इस अपार्टमेंट का है, जहां 9वें माले पर एक वृद्ध महिला अपने नौकर के भरोसे घर में रुकी हुई थी और परिजन घूमने के लिए उदयपुर नाथ द्वारा गए हुए थे। उसी दौरान नौकर ने मौका पाकर वृद्ध महिला के हाथ बांध दिए और कैंची नुमा औजार से उनके सिर पर वार किया, जिससे महिला लहूलुहान होकर गिर पड़ी। महिला अपनी मदद के लिए बार बार गुहार लगाती रहीं, लेकिन नौकर ने एक ना सुनी और तिजोरियों पर हाथ साफ करने की कोशिश में ताला तोड़ने की भी कोशिश की। हालांकि नौकर कितना सामान ले जाने में कामयाब हुआ या नहीं हुआ, ये अभी पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन महिला जो घायल हुई थी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां उनका इलाज चल रहा है। कोटा एटीएस की बड़ी कार्रवाई। फर्जी फाइनेंस कंपनी चलाकर लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले पिता पुत्र को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपी पिछले 22 वर्षों से चल रहे थे फरार। कोटा एटीएस ने आज बड़ी कार्रवाई कर फर्जी फाइनेंस कंपनी संचालक पिता पुत्र को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी पिता पुत्र पिछले करीब 22 सालों से फरार चल रहे थे। फर्जी फाइनेंस कंपनी खोलकर लोगों के साथ ठगी करने के मामले में वांछित आरोपियों पर कोटा सिटी पुलिस ने 7-7 हजार का इनाम घोषित किया था। एटीएस की टीम ने दिल्ली के उराड़ी थाना क्षेत्र से महावीर नगर निवासी शिव प्रकाश और बाबूलाल, जो आपस में पिता पुत्र है, को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों आरोपियों के खिलाफ शहर में फर्स्ट राइज फाइनेंस कंपनी की फर्जी कंपनी खोलकर धोखाधड़ी करने के कई मामले दर्ज हैं। राजसमंद की कांकरोली थाना पुलिस ने सेहत के दुश्मनों पर आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भावा गांव में नकली घी की फैक्ट्री पर छापा मारकर एक पिकअप और 150 टीन नकली घी सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कांकरोली थाना पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अल सुबह भावा गांव में नकली घी की फैक्ट्री पर दबिश देकर 2 आरोपियों सहित एक पिकअप और विभिन्न ब्रांड के करीब 150 टीन जब्त किए हैं। पुलिस को भाड़े के पीछे बनी फैक्ट्री में पैकिंग सामान, रैपर, एसेंस, डाई सहित अन्य पैकिंग सामान बरामद हुआ है।
कांकरोली थाना अधिकारी रविंद्र सिंह चारण की इस कार्रवाई के बाद डीएसपी राजेंद्र सिंह राव पहुंचे और आला अधिकारियों को सूचना दी, जिस पर स्वास्थ्य विभाग, रसद विभाग, एसडीएम, तहसीलदार सहित जाब्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस ने रैकेट के सरगना और अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए हिरासत में लिए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। गौरतलब है, कांकरोली थाना क्षेत्र के कई गांवों में किशनलाल गुर्जर द्वारा नकली घी की सप्लाई करने की शिकायतें मिलती रहती है। इस पर पुलिस ने आज नाकेबंदी के दौरान पिकअप पकड़कर पूरे जखीरे को बरामद किया। और अब बात करते हैं कुछ और अहम खबरों की। मरदुरा के रण को साधने के लिए कांग्रेस आज एक बार फिर महासमर में उतरी है। सीएम अशोक गहलोत ने भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ की सभा को संबोधित किया। इस दौरान भीलवाड़ा और कोटा में डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद रहे। भीलवाड़ा में दोनों ने कांग्रेस प्रत्याशी रामपाल शर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया, जबकि कोटा में कांग्रेस प्रत्याशी राम नारायण की समर्थन में सभा को संबोधित किया। इसके बाद सीएम गहलोत झालावाड़ पहुंचे, जहां उन्होंने प्रत्याशी प्रमोद शर्मा के समर्थन में सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। और बात कांग्रेस के नए प्लान की। गुजरात वाला गहलोत फार्मूला अब राजस्थान में भी लागू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। चुनावी कैंपेन का असली रंग देखिए। कांग्रेस का नया जीत मंत्र सुनिए। यही असली कैंपेन होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली होना बंद हो गया। मुझे कम से कम आदमी का मान सम्मान बढ़ता है। मेरे घर को चीज मांगना आया है। कांग्रेस का डोर टू डोर कैंपेन देख लीजिए। ये मिशन 25 के लिए कांग्रेस का नया फार्मूला है, वही फार्मूला जिसका जादू गुजरात में चला। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी इस फार्मूले ने कमाल किया। अब बारी 2019 के संग्राम की है, तो कांग्रेस ने फिर से इस फार्मूले पर ही दांव लगाया है। आज हमने जो किया ना, पूरे देश में कैंपेनिंग ऐसा होना चाहिए जिससे कि आम मतदाता के घर जाकर के, गली में, मोहल्ले में, दुकान में जाकर के आप वोट मांगो तो गरीब आदमी का मान सम्मान बढ़ता है कि हमारे घर कोई मांगना है, मेरे पास कोई अमूल्य चीज़ है वो मांगने आ रहे हैं। उसी से लोग तो जिंदा है। अच्छा लगता है, रेस्पॉन्स भी अच्छा है, वरना ये रेस्पॉन्स अच्छा ही है, पर ये कैंपेन ऐसे ही होना चाहिए। मतदाताओं का मान सम्मान बढ़ता है उससे। कोई हमारे घर आया है वोट मांगने के लिए, उसके बाद अमूल्य वोट है, उसको एहसास होता है, तो ये सबको करना चाहिए। गहलोत पायलट ने जयपुर में घर घर जाकर मांगे कांग्रेस के लिए वोट। बापूनगर के कृष्णा मार्ग तक कई घरों में किया जनसंपर्क। बीजेपी के पूर्व पार्षद के घर जाकर भी मांगे वोट। गुजरात चुनाव में अशोक गहलोत ने अपनाया था ये फॉर्मूला। अब लोकसभा चुनाव में भी डोर टू डोर कैंपेन का फॉर्मूला अपनाया। चाहे सीएम अशोक गहलोत हो या फिर डिप्टी सीएम सचिन पायलट, दोनों ने ही मोर्चा संभाल लिया है। घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं और दावा है कि 2019 में सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। पब्लिक कांग्रेस के साथ है और असलियत समझ चुकी है। ये चुनाव रोजी रोटी का चुनाव है, ये चुनाव नौजवानों और किसानों का चुनाव है। भाजपा पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। जयपुर सहित पूरे प्रदेश में आज कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। राजस्थान और हिंदुस्तान में बदलाव की लहर है। 23 मई को नई सरकार बनेगी और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी यहाँ पर। अब देखना होगा कि गहलोत का गुजरात फार्मूला राजस्थान में चल पाता है कि नहीं। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पहुंचे, जहां पायलट ने सड़कों पर घूमकर कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान मीडिया से भी पायलट ने बातचीत की और दावा किया कि 23 मई को नई सरकार जो है देश में बनेगी। उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। हम तो कांग्रेस के लोग हैं, हम स्वाभाविक है कि मैं चाहूंगा कि राहुल जी नेतृत्व करें, लेकिन राहुल गांधी या गांधी परिवार के किसी व्यक्ति ने पिछले 30 सालों में ना तो कोई प्रधानमंत्री बना है, ना मुख्यमंत्री बना है, ना मंत्री बना है। तो सत्ता के पीछे कोई नहीं भागता है। सिद्धांत है, देश है, इसलिए प्रधानमंत्री कौन बनेगा विपक्ष नेता बैठ के अपने आप निर्णय कर लेंगे। बहुत बड़ा मसला नहीं है। मसला देश का है, गणतंत्र का है, लोकतंत्र का है, जमहूरियत का है। वहीं बीजेपी ने वैभव गहलोत के बहाने मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया है। इस दौरान बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने सीएम अशोक गहलोत को आड़े हाथों लिया और उन पर राजस्थान की जनता के साथ धोखे का आरोप लगाया। सरकार का जो कंसंट्रेशन है, यानी वो केंद्र वो केवल जोधपुर की तरफ अधिक है। वैसे मुख्यमंत्री आजकल बीकानेर भी बहुत जा रहे हैं,
क्यों जा रहे हैं वो एक अलग विषय है कि अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं या जोधपुर के, वो कितने दौरे कर रहे हैं राजस्थान के अन्य शहरों में, अन्य जिला केंद्रों पे, अन्य संभाग केंद्रों पे, उसका जवाब दें। और बाकी विकास के कार्य ठप, नौजवानों का बेरोजगारी भत्ता गायब, किसानों के साथ छलावा, बीमारों के लिए परेशानी। यानी मुझे ये लग रहा है कि एक तरफ हमारी सरकार और हमारी पार्टी है जो पूरी तरह विकास और राष्ट्रवाद को समर्पित है। हमारा ध्येय वाक्य सदैव रहता है हमारे संगठन का, देश के लिए समर्पित होकर कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। और लग रहा राजस्थान सरकार का एक ही ध्येय वाक्य रह गया है, मेरा वैभव बचा रहे माँ, राजस्थान चाहे कुछ भी सहे। वहीं प्रदेश प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया है कि 2019 के लिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी अब की बार 300 से ज्यादा सीटों पर कब्जा करेगी। साथ ही कांग्रेस पर प्रहार किया और विपक्ष हताश और निराश हो चुकी है, कहा इसलिए हिंसा और उल्टे सीधे बयानों पर उतर आई है। भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें अपने बलबूते पर जीतेगी और हम एनडीए 2/3 बहुमत के ओर जाएंगे। और विपक्ष पूरा हतोत्साहित है, निराश है और इसलिए अब गाली गलौज और हिंसा पर उतर आए। और यही स्थिति कांग्रेस की है, इसलिए सब तरह के गाली गलौज, जाति के आधार पर राष्ट्रपति की जात पूछना, ये जो सब बात कर रहे हैं वो निराशा का, हताशा का और एक छटपटाहट दिखाई दे रही है। चुनावी सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं अगली खबर पर। लोकसभा चुनाव में प्रचार के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। राजसमंद से बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी ने आज कोठारी गांव में बैलगाड़ी में बैठकर जनसंपर्क किया और आमजन से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। 10 दिनों से चुनाव प्रचार चल रहा है, लोगों में बहुत उत्साह है और सब लोग इतने जहाँ भी मैं जा रही हूँ बहुत अच्छे स्वागत हो रहे हैं, सम्मान मिल रहा है और मोदी जी के प्रति जो भावना है लोगों की वो नज़र आ रही है। बहुत ही लोगों में प्रसन्नता है और उत्साह है कि मोदी जी को जल्द से जल्द दोबारा प्रधानमंत्री बनाया जाए। बहुत ही अच्छा लगा, पहली बार मैं बैलगाड़ी में बैठी थी, इससे पहले कभी नहीं बैठी, तो बहुत ही अलग सा अनुभव था। और गांव वालों की ये तो उनका प्रेम है, उनकी भावना है और बिल्कुल उसका आदर सम्मान होना चाहिए। मरुधरा के महासमर की महाटक्कर अब शुरू होने वाली है। पीएम मोदी जहां 21 और 22 अप्रैल को एक साथ 4 रैलियों को संबोधित करेंगे, तो वहीं राहुल गांधी 23 अप्रैल को बीजेपी पर काउंटर अटैक के लिए राजस्थान में मौजूद रहेंगे। मरुधरा में अब सबसे बड़ी जंग, पीएम मोदी वर्सेस राहुल गांधी। 21-22 अप्रैल को पीएम की रैली, 23 अप्रैल को राहुल की हुंकार। पहले चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार का शोर चरम पर पहुंचने वाला है, क्योंकि इस महासमर में सबसे बड़े महारथी खुद मोर्चा संभालने वाले हैं। पीएम मोदी जहां एक के बाद एक 4 रैलियां करने वाले हैं, वहीं पीएम मोदी की रैली के जवाब में राहुल भी रैली करने वाले हैं। पीएम मोदी 21 और 22 अप्रैल को 2-2 जनसभा करेंगे, वहीं राहुल गांधी 23 अप्रैल को मरुधरा में हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, उदयपुर और जोधपुर में रैली करेंगे, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बांसवाड़ा के बेनेश्वर में जवाबी रैली करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों दिग्गज मैदान में चुनावी कमान संभालने वाले हैं, इसलिए दोनों पार्टियों के नेताओं ने उनकी रैलियों के लिए खास तैयारी की है। मोदी जी की सभा में भारी उत्साह है, शायद हमको बहुत ज़्यादा साधन कार्यकर्ताओं के लिए करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कार्यकर्ता जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, भाई मोदी की सभा में कौन कौन आएगा, सब हाथ उठा के हम सब चलेंगे। सारे ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कार्यकर्ता में खुशी की लहर और गांव गांव ढाणी में जुटे हुए हैं। और आप देखेंगे कि 23 तारीख को 10 बजे बेनेश्वर के अंदर, जो बेनेश्वर का मेला जो होता है
ऐसी ही भीड़ नजर आएगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतने का दावा कर रही हैं और दोनों ही दल बड़ी शिद्दत से सत्ता वाले मिशन को पूरा करने में लगे हैं। शायद यही वजह है कि दोनों दलों के नेता महासमर के रिजल्ट से पहले ही अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं। वातावरण मोदी जी की वातावरण से मुझे लगता है कांग्रेस के तंबू तो बिल्कुल ही उखड़ जाएंगे, निश्चित है, क्योंकि राष्ट्रवाद का चुनाव है। 100% फायदा मिलेगा देश के अंदर और सत्ता कांग्रेस की बढ़ेगी, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे। रैली का जवाब रैली से, स्टार प्रचारक का जवाब स्टार प्रचारक से। अब देखना यह है कि इस जवाबी जंग में किसकी जीत होगी। जयेश पवार, न्यूज 18 राजस्थान, डूंगरपुर। अलवर की सभा में कांग्रेस नेताओं ने शब्दों की सीमा लागी तो निर्वाचन विभाग ने भी एक्शन लेते हुए दोनों नेताओं को नोटिस थमा दिया और 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। बोलिए नेताजी, आचार संहिता का उल्लंघन क्यों किया? नेताजी जबान संभाल के, जहरीले बोल पर है उसकी नजर। मैं आपसे कह रहा हूं, हरी सभा करके कह जाता अगर कोई पैसा मांग ले बिजली वाला तो बलजीत को बुलाना, उल्टा लटका दूंगा, उल्टा कोई मांग ले तो। नेताजी जुबान संभाल के, बिगड़े बोल पर है उसकी नजर। मोदी और मोदी जो अपनी देहाता बीवी के साथ तो एक दिन नहीं गुजारा और विदेशों में देखते हो ना टीवी में, दूसरे की बेबियों का कोड़ी भरने को फिरता रहा। तो आपके मोदी का टटलू काटना है। नेताजी जुबान संभाल के, नापिए तौलिए फिर बोलिए, क्योंकि सुपर बॉस सब देख रहा है। जी हां, अब बिगड़े बोल बर्दाश्त नहीं, आचार संहिता का उल्लंघन अब और नहीं। जहरीले बोल तो भूल के भी मत बोलना, क्योंकि अब की बार निर्वाचन विभाग फुल ऑन एक्शन है। चट से जुबान से जहर उगला, फट से जहरीले बोल पर नोटिस भी मिल जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी जितेंद्र सिंह जी का नामांकन भरा गया, तो उसके उपलक्ष्य में एक रैली का आयोजन किया था, जिसमें श्री जुबेर खान जी और श्री बलबीर जी यादव विधायक बहरोड ने जनसभा का संबोधित किया था। उसमें उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया। जो आचार संहिता की मर्यादा में लेकर नहीं बोले, तो उसके आधार पर उनको नोटिस जारी किया गया और 24 घंटे में उनसे जवाब मांगा गया कि आप जवाब दिए कि आपने आचार संहिता का क्यों उल्लंघन किया, अन्यथा तो फिर उनके नियमानुसार कार्रवाई नहीं मिलेगी। अलवर से कांग्रेस प्रत्याशी भंवर जितेंद्र सिंह की सभा में कांग्रेस नेताओं ने एक के बाद एक मन से जहर उगला। फिर क्या, जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने भी एक्शन लेते हुए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जुबेर खान और बहरोड विधायक बलजीत यादव को नोटिस थमा दिया। नेताजी चुनावी सभा में खूब बोलिए, वोट भी मांगिए, बस शब्दों की सरहद को मत लांघिए, क्योंकि निर्वाचन आयोग सब देख रहा है। अलवर से न्यूज 18 के लिए राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और आरटीआई कार्यकर्ता अशोक पाठक ने अलवर जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र सिंह की शिकायत दर्ज करवाई है। आरटीआई कार्यकर्ता पाठक ने पत्र में लिखा है कि प्रत्याशी जितेंद्र सिंह ने अपने निर्देशन पत्र में जानकारी छुपाई है, साथ ही चुनाव आयोग के नियमानुसार कार्रवाई कर नामांकन निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने उसकी प्रतिलिपि भी मुख्य चुनाव आयुक्त को दिल्ली भी भेजी है। कांग्रेस प्रत्याशी श्री जितेंद्र सिंह ने अपने नामांकन में संपत्ति संबंधी गलत ब्यौरा प्रस्तुत किया। चूंकि उन्होंने कुशलगढ़ की 8 बीघा जमीन को अपनी पत्नी के नाम बताया, मैंने इस प्रकरण में सारे सबूत और तथ्य लेकर के, चूंकि 1972 में इस भूमि को महाराज तेज सिंह दिल्ली की एक फर्म श्रीमती प्रकाशवती जैन को बेच चुके थे, तो ये भूमि इनके पास कहाँ से आई। फिर 2003 में इन्होंने इसी संपत्ति को विधानसभा चुनाव लड़ते समय अपने नाम बताया और बाद में आज ये अपनी पत्नी के नाम बताते हैं, जबकि इसी जमीन पर ये गत 13 वर्ष से बराबर अतिक्रमणकारी हैं। और लोकसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे अधिकारियों पर अब पूरी नजर रहेगी। बूथों और एरिया में होने वाली हर गतिविधियों पर जिला निर्वाचन अधिकारी नजर रखेंगे। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में।
चुनाव में लगे सभी अफसरों पर रहेगी नजर। जिला निर्वाचन अधिकारी रखेंगे नजर। वाहनों से लगाया गया जीपीएस सिस्टम। हर मूवमेंट पर रहेगी नजर। लोकसभा चुनाव में काम में आने वाले वाहनों पर जिला निर्वाचन जीपीएस लगाकर मॉनिटरिंग करेगा। जीपीएस सेक्टर मजिस्ट्रेट मोबाइल टीमों को मिलने वाले वाहनों पर लगाए जाएंगे। ऐसे में उच्च अधिकारियों तक वाहन की पल पल की रिपोर्ट पहुंचेगी। ये वाहन कब कहां पर था, इसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होगा। इनकी मोबिलिटी को चेक करने के लिए और ये देखने के लिए कि क्या ये वास्तव में भ्रमण कर रहे हैं या कहीं पर बैठे हैं, हमने प्रत्येक ही गाड़ी पर एक जीपीएस सिस्टम लगाया जिससे इनकी पूरी मोबिलिटी ट्रैक होगी। हमको एट ए टाइम पता चलेगा कि वो आदमी कहाँ पर है या इसने पिछले 10 घंटे में कहाँ कहाँ भ्रमण किया, पिछले 2 दिन में जहाँ पर जाना था वहाँ पर गए या नहीं गए। ये जीपीएस सिस्टम की मेन यूटिलिटी रहेगी। जिला कलेक्टर रवि जैन बताते हैं कि निष्पक्ष चुनाव के लिए टीमों का गठन किया गया है। चुनाव धन शराब मतदाता को रिझाने के लिए अन्य कई प्रलोभन को रोकने के मकसद से इन टीमों का गठन किया गया है। इस जीपीएस सिस्टम से ये अंदाजा रहेगा कि सभी टीमें सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं। कहीं कोई गड़बड़ी होने पर संबंधित टीम को सूचना दी जा सकती है। सेक्टर ऑफिसर के साथ हमने फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्विलेंस टीम के जो व्हीकल्स हैं उनके ऊपर भी जीपीएस सिस्टम हम लगाने जा रहे हैं, जिससे जो फ्लाइंग स्क्वाड है जहां नाके पर या पूरा घूम के जो कैश है या जो शराब है इसकी वाहनों को चेक करना ये सारा काम करती है, उनके बारे में भी, उनकी मोबिलिटी के बारे में भी हमको पूरा पता चलेगा। जानकारी के मुताबिक करीब 165 सेक्टर अधिकारी, फ्लाइंग स्क्वाड, एसएसटी टीमों के 25 वाहनों सहित अन्य वाहनों पर जीपीएस लगाया गया है। साथ ही जीपीएस सिस्टम से पूरे दिन की गतिविधियों पर नजर रखे जाने से अधिकारी और कर्मचारी भी पूरी तत्परता से कार्य को अंजाम देंगे। इसके अलावा मतदान केंद्रों तक ईवीएम, वीवीपैट पहुंचाने वाले अधिकारियों के वाहनों को भी जीपीएस से जोड़ा जाएगा, जिससे उनकी ट्रैकिंग हो सकेगी। 23 मई को ये देखना होगा कि सारे प्रयास कितने कारगर साबित होते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर पर। एसीईओ डॉक्टर जोगाराम ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधियों को निर्देश जारी किए हैं। एसीईओ जोगाराम ने कहा है कि राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों से जुड़े विज्ञापन का सर्टिफिकेशन होने पर ही प्रसारित करें। सचिवालय में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि प्रसारित होने वाले विज्ञापन पर होने वाले व्यय और विज्ञापन की जानकारी संबंधित लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को भेजें। उन्होंने जोर देकर कहा कि सर्टिफिकेशन बिना विज्ञापन प्रसारण करना सुप्रीम कोर्ट निर्देशों की अवहेलना माना जाएगा। मीडिया से जुड़े हुए विभिन्न जो पक्ष है जो चुनाव प्रक्रिया से रिलेटेड है उनको लेकर के आज मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बताया गया। उनको विशेष रूप से जो राजनीतिक विज्ञापन राजनीतिक दलों हैं वो उम्मीदवारों के द्वारा दिए जाते हैं, उनके प्री सर्टिफिकेशन के लिए जो व्यवस्था की गई है उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। और राज्य स्तर पर और रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर गठित कमेटियों के द्वारा एनेक्सर बी में सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके बाद ही राजनीतिक विज्ञापनों का प्रसारण किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर। और पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की ही तरह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी टीएमसी के खिलाफ है। न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता ने बेबाकी से जवाब दिया। गांधी भी केरला में सीपीएम के अगेंस्ट डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के भी अगेंस्ट ज्यादा डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहे, पर बंगाल में आपके खिलाफ, आपकी पार्टी के खिलाफ जरूर तेजी से कैंपेन कर रहे हैं। हम क्या करें, नरेंद्र मोदी जो कर रहा है राहुल गांधी वही कर रहा है। दिस इज देयर एटीट्यूड, बट आई एम नॉट। तो आप कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं, हम क्या करें, अगर करेगा तो राहुल गांधी भी हमारे खिलाफ में गाली देता है, नरेंद्र मोदी को भी देता है। हम क्या करें, हम तो हॉट स्टेट को लेकर चलने चाहता है। हमारा दोस्ती सब स्टेट पार्टी है। सोनिया गांधी जी से आपके कैसे संबंध है? देखिए, राजीव जी का वाइफ है, सोनिया जी के साथ हमारा रिश्ता बराबर थे, अभी भी अच्छा है दिस वक्त। और आपको उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद आप लोग मिलकर बात करके साथ में काम कर सकेंगे? अभी हम इसमें बात नहीं कर सकते, इसका बाद जो ऑल पॉलिटिकल पार्टी विल डिसाइड, आई हैव टू फॉलो दैट। तो नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ ममता बनर्जी का पूरा इंटरव्यू देखिए रात 11 बजे। अब आइए आपको बताते हैं कि एक ऐसे लुटेरे के बारे में बताते हैं जिसकी करतूत जानने के बाद आपका भरोसा भी हिल जाएगा। घर में भी खुद को महफूज नहीं महसूस करेंगे। ऐसा क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। सावधान, नौकर पर भरोसा मत करना। नौकर को राजदार तो बिल्कुल मत बनाना। नौकर पर आंख बंद कर भरोसा मत करना। देख लीजिए, ये एतबार का खून है
जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, घर के हर राज में राजदार बनाया, वही निकला घर का लुटेरा। मामला सूबे की राजधानी जयपुर के पौष इलाके अशोकनगर की है, जहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। और ये वारदात किसी और ने नहीं बल्कि घर के नौकर ने दिया है। इसने मौके का फायदा उठाकर पैसे और गहने की लूट तो की ही, घर की बुजुर्ग महिला पर भी जानलेवा हमला कर फरार हो गया। नेपाली है, पहले बीच में चला गया था और वापस आया था। अब तक उसे पकड़ने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अलग टीमें नियुक्त की गई है, बस स्टैंड पे गए, रेलवे स्टेशन पे गए हैं और भी चल रहा है। कितने समय से अभी यहाँ पर था सर वो नौकर, और क्या ये इसी बिल्डिंग में क्या रहता था? हाँ, नीचे इसी बिल्डिंग में इनको क्वार्टर है। अब आइए आपको बता दें कि इसने वारदात को अंजाम कैसे दिया और परिवार के बाकी लोग कहां थे। अशोकनगर में 9वीं मंजिल पर रहता है पीड़ित परिवार। घटना के वक्त परिवार के सभी लोग नाथद्वार गए थे। नौकर और बुजुर्ग महिला घर पर थे मौजूद। मौके का फायदा उठाकर नौकर ने की लूट। बुजुर्ग महिला पर कैंची नुमा हथियार से किया हमला। जानलेवा हमले में बच गई बुजुर्ग महिला की जान। आरोपी नौकर लूट की वारदात के बाद हुआ फरार। यहाँ से वो नौकर फरार हो गया, जिसकी तस्वीर भी पुलिस ने जारी की है और उस तस्वीर के जरिए अब उस नौकर का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। लगातार पुलिस के अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मॉनिटरिंग के बाद ये बात सामने आ रही है कि कैंची नुमा हथियार से हमला किया गया है। फिलहाल डीसीपी ने यह भी कहा कि कहना जल्दबाजी होगा कि किस चीज़ से हमला हुआ, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि जिस तरह यहाँ ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसकी जाँच यहाँ चल रही है। पुलिस के आला अधिकारी और तमाम जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है ये जानने की कि आखिर क्या कुछ घटनाक्रम रहा होगा। बहरहाल पुलिस की जांच जारी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उन लोगों की भी तलाश की जा रही है जिसके जरिए नौकर को काम पर रखा गया था। लेकिन सवाल पुलिस के दावे पर उठ रहे हैं कि आखिर लाख कोशिशों के बावजूद भी अपराधी क्यों बेलगाम और बेखौफ है। भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 जयपुर।